स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निपलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। जान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, किस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाई फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे अन्य सहयोगी जो नेट से जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और एक्यूप्रेशर विधा को इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी पिछले 2 क्लासेस में 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक 4, ये बुक 5 है, तो बुक 4 पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम खेमका सर की इस पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं।
तो इसमें ये पुस्तक एक्यूप्रेशर 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक 5 है, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए सर ने जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं वो क्या है। अब उस जो हाई ब्लड प्रेशर हम लोग आज 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। खेमका सर की पुस्तकें हैं, तो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखिए हाई ब्लड प्रेशर। तो इसमें यह बताया गया है कि जो हाई ब्लड प्रेशर उसके कारण दो तीन हो सकते हैं। एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से भी ये बढ़ सकता है। तो अगर ये इसकी वजह से बढ़ा हुआ है तो LI11 को आपको सिडेट करना पड़ेगा। इसके स्थान दिए हुए हैं और जो एक्यूप्रेशर विधा जान रहे हैं उनको ये पॉइंट मालूम है। लेकिन जो लोग नए हैं और अभी एक्यूप्रेशर विधा को नहीं जानते हैं वो इस पुस्तक में इस पॉइंट को देख करके लोकेट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। सिडेशन का अर्थ ये है कि यहाँ पर वाई यानी येलो मैग्नेट ब्यूल मैग्नेट लगेगा और ये ब्यूल चार्ट में दिखाया गया है जो प्रोफेसर पार्क जेवू का कंसेप्ट है सुजोग थेरेपी, यानी हाथ और पैर में पॉइंट्स को लोकेट किया गया है। तो LI11 को सिडेट करेंगे तो ये आपका सामान्य हो जाएगा। दूसरा कारण हो सकता है कि कभी के इंटरनल विंड की हो, तो विंड जो है वो लीवर की एनर्जी है। तो लीवर के जो पॉइंट है लीवर 3 के पॉइंट को हम लोग सिडेट करेंगे। लीवर 3 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, उसके पॉइंट को हम लोग सिडेट करेंगे तो रक्तचाप सामान्य हो जाएगा। तीसरा कारण बताया है कि अगर कभी आपको रोग या कोई आपको परेशानी हो जाती है तो भी सर में दर्द, पीछे सर में दर्द हो जाता है, ऑक्सीपिटल में पीछे सर में दर्द हो जाता है और बीपी भी बढ़ जाता है। तो उसके लिए बताया जीबी गाल ब्लैडर मेरिडियन जो है सर के 3 चक्कर लगाती है, इसलिए इसको सर का गाल ब्लैडर मेरिडियन को सर का ताज कहा जाता है। तो जीबी 20 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर उसको सिडेशन करना होगा तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। दूसरा चौथा है सूजन शरीर में जब आ जाती है और बीपी बढ़ जाता है, अगर स्वेलिंग आ गई बॉडी में और बीपी बढ़ गया है तो K2 को सिडेट करना पड़ेगा। K2 अग्नि का पॉइंट है, तो K2 माने किडनी का पॉइंट है, अग्नि का पॉइंट है, उसको सिडेट करेंगे तो ये बीपी ठीक हो जाएगा। अब लो ब्लड प्रेशर मान लीजिए हुआ है तो उसके भी 2-3 कारण हो सकते हैं। एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जब अब होगा, माने मेटाबॉलिक एक्टिविटी घटेगी तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो इसमें वहां पर LI11 को सिडेट किया गया था, यहाँ LI11 को टोन करेंगे लो बीपी। इसके बाद दूसरा है हाथ पांव अगर ठंडे होंगे तो भी आपको लो ब्लड प्रेशर साथ में कभी कभी हो जाता है। तो ये किडनी की वजह से है, क्योंकि किडनी नियंत्रण करती है जल का। तो जल का जो एनर्जी है वो है शीतलता। तो K7 को हम लोग टोन करेंगे तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। फिर डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस क्या है? ये शुगर बीमारी जो कहलाती है वो डायबिटीज मेलाइटस है, उसको पूरा नाम यही बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ये हमारे जो एक्यूप्रेशर वाले हैं उनको जान लेना चाहिए कि डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं जिसको हम लोग शुगर बीमारी बोलते हैं। तो इसमें क्या है SP6 को सिडेशन करना होगा। SP6 को सिडेट करेंगे, सिंगल पॉइंट पे ट्रीटमेंट है, ब्लड शुगर घट जाएगी। दूसरा हम लोग जो है पैंक्रियाज के
पैंक्रियाज के पॉइंट नंबर 3 को हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उसमें भी हम लोगों का पॉइंट नंबर 3 है, उसको भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो ठीक हो जाती है। यूरिक एसिड में बताया गया कि ब्लड में जब यूरिक एसिड बढ़ेगी तो हर जगह पेन होने लगेगा, क्योंकि एसिड है, जलन करेगा तो जोड़ में दर्द होने लगेगा। तो लीवर का 2 पॉइंट, लीवर के 2 पॉइंट को हम सुडेट करेंगे। लीवर 2 अग्नि का पॉइंट है, तो इसलिए उसको सुडेट करेंगे कि लीवर को अग्नि पॉइंट है, तो इसलिए लीवर के अग्नि पॉइंट को सुडेट करेंगे तो हमारा घट जाएगा। दूसरा कारण है कि ब्लड में अगर यूरिक एसिड बढ़ जाएगी, होम्योस्टेसिस कारण, उसका कारण होम्योस्टेसिस की वजह से होता है, तो LI11 को सिडेशन होगा। LI11 होम्योस्टेसिस का बहुत बड़ा बढ़िया पॉइंट है, तो वो ठीक हो जाएगा। तीसरा हमारा अगर पॉइंट हम लोग देखें इसमें, तो यूरिक एसिड में पैंक्रियाज मेरिडियन बहुत बढ़िया है, डॉक्टर वॉल ने बताई हुई है, तो उस पैंक्रियाज मेरिडियन के आधार पर हम लोग PN2 को सिडेट कर सकते हैं। एनीमिया, रक्तहीनता, एनीमिया, तो एनीमिया क्या मतलब, हीमोग्लोबिन घटेगा तो भी एनीमिया हो जाएगी, RBC घटेगा तो भी एनीमिया हो जाएगी, आपको न्यूट्रिशन बढ़िया नहीं मिलेगा तो भी एनीमिया हो जाएगी। तो GB39 पॉइंट है इसका, बोन मैरो का पॉइंट है, इसलिए इसको आप टोन करेंगे तो ये ठीक होगा। प्रोटीनेमिया मतलब प्रोटीन घट जाएगा, हाइपो माने कम और प्रोटीन माने प्रोटीन घटा हुआ है, तो प्रोटीनेमिया बोलते हैं। तो ये सब प्रोटीन घट जाना है। तो अगर रक्त में प्रोटीन घटने लगेगी तो K3 को टोन करिए। K3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, K3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटीन के लिए भी K3 को टोन करने की बात है। और अगर प्रोटीन की कहीं प्रॉब्लम है और उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम है, तो आप पैंक्रियाज मेरिडियन में भी आपको नंबर 1 मतलब PN1 को भी हम लोग टोन कर सकते हैं। एनिमल बाइट, जानवर का काटना, डॉग बाइट में होगा, तो कह रहे हैं इसमें लिखा गया है कि डॉग बाइट में शरीर में, कुत्ते के शरीर में बहुत गर्मी होती है, तो काट लेगा तो उसके कुत्ते के विष से पागल हो सकता है व्यक्ति। तो GB36 एक पॉइंट बताया गया है कि उससे आपको सिडेट करेंगे तो वो ठीक हो सकता है। नेक्स्ट, इंसेक्ट बाइट, जो छोटे छोटे मधुमक्खी बर्रे काट लेते हैं, तो K6 को टोन कर लीजिए, K6 का पॉइंट है, उसको टोन कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा। डायरिया, अब डायरिया के कारण जो है पतली आंत कमजोर होगी, जल को शोषित नहीं कर पाएगी, उससे मल पतला हो जाएगा। तो अब यानी डायरिया का ये दो डायरिया के और भी कारण हो सकते हैं, स्प्लीन की वजह से भी हो सकता है, स्प्लीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, स्प्लीन यांग डिफिशियंसी भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मान लीजिए स्प्लीन यांग ठीक है और केवल बड़ी आंत की कमजोरी है, यानी बड़ी आंत का काम क्या है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, वो शोषित करती है, और शोषित करती है जल को। जल जो स्मॉल इंटेस्टाइन से चला आता है, तो उसको भी समझती है कि हमको इस जल को सुरक्षित रखना है, तो उतने जल को शोषित कर लेती है। तो इससे क्या होगा, अगर शोषित कर लेगी तो नेचुरली ठीक हो जाएगा। तो LI7 को हम लोग टोनिफिकेशन कर लेंगे, ये ज़िक्र पॉइंट है, तो ये क्या करेगी, ये उसका उतना जल सोख लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, तो नेचुरली आपका जो है सेमी सॉलिड हो जाएगा। फिर जो स्फिंक्टर मल का संकोची द्वार, दो होते हैं द्वार, एक होता है ऑटोनोमिक, दूसरे पर हमारा कंट्रोल होता है। तो दूसरे उसके कह रहे हैं कि अगर कमजोरी है, एनर्जी कमी है, तो ये बंद नहीं हो पाता है, तो अब रोक नहीं पाता। अगर ये बंद न हो पाए तो अपने रोकने में मुश्किल आएगी। तो इसका डॉक्टर वॉल का बहुत बढ़िया पॉइंट है, K4A टोनिफिकेशन। K4A आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। K4A reinstate the energy in the anal sphincter to close and the incontinence of stool is cured। जो आपका इनकंटिनेंस होता है, आपका कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो वो K4A को आप लोग टोन कर सकते हैं। ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम हो सकती है। हेमरेज, रक्तस्राव होने लगता है, हेमरेज होता है मतलब कैपिलरीज टूट जाता है और बाहर आ जाता है, तो ये SP6 का टोनिफिकेशन पॉइंट, आप SP6 को टोनिफाई कर दीजिए तो ये सब बंद हो जाएगा। एपेटाइट, अगर भूख को घटाना है, अगर रिड्यूस मतलब ये रिड्यूस का रिडक्शन के लिए है कि एपेटाइट को, भूख को घटाना है,
तो भूख अगर आपको बहुत अधिक लगेगी तो आप खूब खाना खाएंगे, तो खाना खाएंगे तो वजन भी बढ़ेगा। तो इसका बढ़िया बढ़िया पॉइंट है ST21 सिडेशन, तो इससे ओबेसिटी ठीक होती है। तो यानी ओबेसिटी के लिए भी बढ़िया पॉइंट है कि हम लोग ST21 को सिडेट कर दें। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए घट बढ़ा है तो उसको भी हमको घटाना है, तो SP4 को सिडेट करेंगे तो हमारा लिपिड लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। एब्डोमिनल फैट बढ़ा हुआ है तो CB6 को सिडेट करेंगे तो एब्डोमिनल फैट घट जाएगा। प्रॉपर डाइजेशन मान लीजिए करना है और भोजन नहीं मान लीजिए पच पा रहा है तो और पच ना पाए, वजन बढ़ेगा, तो ST25 को हम लोग टोन करेंगे। तो प्रॉपर डाइजेशन के लिए ये बढ़िया पॉइंट है। डायूरेसिस द्वारा वजन, जब जल शरीर में रुकने लगेगा तो आप मोटे होने लगेंगे, वजन बढ़ने लगेगा, वजन थुथरा थुथरा वजन हो जाएगा, शरीर हो जाएगा और उसमें पानी बढ़ने लगेगा। तो SP9 जल का पॉइंट है, तो SP9 को आप सिलेक्ट कर देंगे, डायलिसिस द्वारा वजन घट जाएगा। ट्यूबर TB एंड वेस्टिंग ऑफ बॉडी, ट्यूबरकुलोसिस जब हो जाती है तो वजन गिरने लगता है, सारी नेचुरल रोग है, बहुत बड़ा रोग है। तो ये डॉक्टरी भाषा में इसको थाइसिस बोलते हैं। तो ये LU1 सिडेशन से ठीक होती है। LU1 पहला पॉइंट है LU1, और ये और वो फ्रंट शू पॉइंट है लंग्स का, ये फ्रंट शू पॉइंट है। तो LU1 जो है सिडेशन से ठीक हो जाएगा। केवल आप देखिए टीबी हो तो LU1 का एक सिंगल पॉइंट पर LU1 सिडेशन। एबोरेंस ऑफ फूड एंड स्मेल ऑफ फूड, अब हमको अच्छा नहीं लगता भोजन, गंध नहीं अच्छा लगता है, तो इसका भी यही वाला है LU1 सिडेशन से। तो गंध गंध के लिए भी वही आपको लंग्स जो है वो जिम्मेदार है। तो लंग्स जो है उसका ह्यूमिड हीट ऑफ द सेंटर के कारण भोजन की गंध भी अच्छी, ये ह्यूमिड हीट ऑफ द सेंटर, सेंटर में ह्यूमिड हीट बढ़ी हुई है तो हमको गंध अच्छी लगती है, इसलिए LU1 को सिलेक्ट किया गया है। फिट्स ऑफ वीपिंग, रोने के दौरे पड़ जाता है, हर बार में आदमी रोने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये LU3 से सिडेशन ठीक कर सकते हैं। LU3 और LU4, दो 3 और 4 दोनों को कर सकते हैं हम लोग, लेकिन LU3 लिखा हुआ तो LU3 को आप कर सकते हैं और उससे आपको ठीक हो जाए। निमोनिया जिसको ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं, वही जब ये हो जाए तो खांसी आएगी, प्रातः से आने लगेगी और सांस फूलने लगेगी, तो LU5 सिडेशन से हम लोग इसको ठीक करेंगे। LU5 जो है जल का पॉइंट है। स्पेस्टिक लाफ्टर, हंसी को रोगी जब बहुत बिल्कुल हंसी का अतिरेक हो जाता है, वो रोगी रोक नहीं पाता, बिना बात हंसने लगेगा, तो स्पेस्टिक लाफ्टर कहलाता है। तो LU7 सिडेशन, LU7 को सिडेट कर दीजिए। हीट इन लंग्स कॉजेज स्पेस्टिक लाफ्टर, लंग्स में हीट के कारण ये लाफ्टर होता है, तो उन्होंने LU7 जो है उसको सिडेशन के लिए कहा हुआ है। हॉट पाम्स, हथेली गर्म है, रोगी कोई भी हो जाए तो सारी हथेली, रोग कोई भी हो जाए, 7 हथेलियां गर्म हो जाए, मतलब हथेली भी गर्म हो जाए, तो हमारा जो है नॉर्मल हथेली गर्म होती है, लेकिन अगर अधिक गर्म की बात कर रहे हैं कि अधिक गर्म हो जाए तो ऑल डिस्टर्बेंस विद हॉट पाम्स, LU8 को सिडेशन से ठीक होना है। यानी अब हाथ बहुत अधिक गर्म हो तो LU8 है, लंग्स की 8 में रेडी, मतलब लंग्स का पॉइंट नंबर 8, इसको सिलेक्ट कर दीजिए। नाइट ब्लाइंडनेस ये बीमारी है, विटामिन ए की कमी से होती है, तो इसको LI1 सिडेशन से ठीक होती है। नाइट ब्लाइंडनेस ये विटामिन ए की कमी से होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस माने नाइट में चीजें बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है, एक इमेज तो आती है लेकिन पूरा पहचान नहीं सकते हैं उसका। थायराइड थायराइडाइटिस, थायराइड में इन्फ्लेमेशन, आइटिस माने इन्फ्लेमेशन, जो लास्ट वाला आइटिस है इन्फ्लेमेशन है, और अगर इस IS लिखा हो या OSE लिखा हो लास्ट में, तो यानी होता है वो ओज या सिस,
तो आइटिस माने इन्फ्लेमेशन, यानी तुरंत आई हुई बीमारी है, और क्रॉनिक ये एक्यूट बीमारी कहलाती है। और जहां सिस लिखा हो या सिस या लिखा हो या आपका ओज लिखा हो, वो हमारा कहलाता है क्रॉनिक डिजीज। तो थायराइड में प्रदाह होगा, या पेरोटिड ग्लैंड जो होता है उसमें भी प्रदाह हो जाता है, तो वो वहां भी ऊपर जाती है। ये वेंस है, तो ये वेंस ऊपर जाती है पेरोटिड ग्लैंड, तो ग्लैंड होते हैं, इसमें ग्लैंड में भी इन्फ्लेमेशन हो गया, तो थायराइटिस या पेरोटाइडाइटिस टाइडाइटिस कहलाती है। तो एलयू 11 सिडेशन से ठीक होती है। दो बढ़िया पॉइंट है ये, तो नोट कर लीजिए इसको। हिस्टीरिया साइकोलॉजिकल रोग है। हिस्टीरिया कंट्रोल आसानी से होता नहीं है, रोगी जो है काफी वैसे बोलने लगता है। तो K4 को टोन करने हैं, K4 को, किडनी की 4 एनर्जी को टोन करना है, किडनी के 4 पॉइंट को टोन करना है। फिर एडिक्शंस हैं। अब हम लोग एडिक्शंस पर तमाम आजकल चर्चा होती है, तो एडिक्शंस पर इसमें सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट भी दिया हुआ। अल्कोहल का एडिक्शन, एडिक्शन क्या है? क्रेविंग फॉर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनीथिंग कैन बी कॉल्ड एडिक्शन। आप कोई चीज मान लीजिए, कोई ड्रिंक करता है तो वो ड्रिंक्स में वो डेली करता है, डेली 2 3 4 5 ये पैक पीने लगता है। तो ये उसी तरह सिगरेट पीता है तो सिगरेट भी पीने लगता है, कई 2 4 5 10 ऐसे, ये एडिक्शन कहलाते हैं। आप उसको रोक नहीं पाते हैं, बॉडी बाद में उसको नीड करने, उसकी आवश्यकता होने लगती है शरीर को। एल्कोहल एडिक्शन अगर है तो LU7 को टोन कर दीजिए। एल्कोहल एडिक्शन है तो LU7 को टोन कर दीजिए, तो ये ठीक होगा। और करना पड़ेगा, बहुत दिनों तक करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा। अगर एडिक्शन है तो आपको 2 3 महीने इसको करना पड़ेगा। स्मोकिंग एडिक्शन है तो GV25 को सिडेशन करना। स्मोकिंग एडिक्शन है, स्मोक करते हैं तो GV25 को सिडेट करें। ड्रग का एडिक्शन है, कोई ड्रग लेने लगता है तो LU4 को टोन कर दीजिए। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप देखिए एल्कोहल में LU7 को टोन, आपका स्मोकिंग के लिए GV25 को सिडेशन, और ड्रग का एडिक्शन है LU4 को टोन। ड्रग्स व्यक्ति जब लेने लग जाता, आदि इसका हो जाता, तो चिलिम हुक्के से तो LU4 को टोन कर दीजिए। ये चिलिम वगैरह का जो हुक्का वगैरह है वो भी है। ड्रग्स, जो ड्रग लेता है वो सुई से लेता है, कभी मुंह से लेता है, तो ST36 टोन कर दीजिए। हैवी स्मोकिंग व्यक्ति जब करता है तो आर्टरीज पैरों की सिकुड़ जाती है, जो पैरों की आर्टरी है वो सिकुड़ जाने लगती है, सिकुड़ने लगती है, मतलब थोड़ा पतली हो जाती है, दर्द भयंकर उसके पैरों में आने लगता है। तो ST32 टोनिफिकेशन है। ST32 वेन्स का पॉइंट है, तो वो जो है आपके शरीर में वेन्स का जो है वो नीचे से पैर आर्टरी जाएंगी और ऊपर ST32 वो टोनिफाई करेंगे तो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो उससे आपका ठीक होने लगेगा। स्टेमरिंग, हकलाना, ये बहुत बड़ी बीमारी कभी कभी होती है छोटे बच्चों में, शुरुआत में होती है, तो ये शुरू में ध्यान दीजिए। तो इसमें जीभ लाल, अब टिप बाहर की जो टंग को सबसे बाहर की जो बिल्कुल बाहर टिप जो दिखाई पड़ती है वो लाल होगी, तो ये वो हार्ट की प्रतीक है, मतलब हार्ट को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो स्टेमरिंग लाल हो जाएगी, स्टेमरिंग करेगी, तो इसका मतलब ये हो कि हार्ट हीट बढ़ी। कारण ये होता है कि हार्ट में हीट बढ़ी है, तो रिप्रेजेंट करती है टंग की हार्ट में हीट बढ़ी है, तो उसको H7 जो है पॉइंट है, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, तो ये उससे कंसिडरेशन कर लीजिए। अब टिप सामान्य हो, साथ में स्टेबलिंग हो, तो इसमें हार्ट की डिफिशियंसी होगी, उसमें हार्ट में हीट बढ़ी हुई है, हीट माने बढ़ी हुई है, तो माने कोई चीज है जो हमारी ऊर्जा है वो बढ़ी हुई है, तो वहां उसको सिडेट करना है। यहाँ हार्ट में डिफिशियंसी है, तो इसको H5 के टोन करना है, ताकि ऊर्जा दूसरे ऑर्गन से इसमें आ जाए। हाइग्रोमेट्रिक पॉइंट, पर्फ में भी
हिमालय पर्वत पर पसीना साधु निकाल सकते थे, बौद्ध साधु बर्फीले तिब्बत में बर्फ को पिघला सकते थे, TW को दबाकर ऊर्जा शरीर पैदा करते थे, ऊष्मा शरीर में बढ़ जाती थी, इससे बर्फ पिघल जाती थी। तो TW15 को पॉइंट को इन्होंने कहा है, TW15 पॉइंट को केवल दबाना है, प्रेस करना, हल्का हल्का प्रेस करना है, ये वाला पॉइंट है। तो उसमें ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें जहां पर आपको बर्फ में या बर्फीले उसमें है, आपका है कहीं, तो आपको शरीर में ऊर्जा पैदा करनी है, तो TW15 पॉइंट को हल्के हल्के दबाइए। ये उनके लिए है जो पर्वतारोही वगैरह है जाते हैं, तो उनको ये सब करना चाहिए। फिर फैमिली वे में कोई है तो उसके लिए उपचार ये है कि HBP डायबिटीज, जब मान लीजिए फैमिली वे में है और HBP डायबिटीज हो रही है, तो K9 को टोन कर दी, K9 को टोन करते रहने से ये करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको लग रहा है तो आप मेथी वहां पे लगाइए, अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो K9 पे आप मेथी लगा लीजिए, केवल मेथी। आनुवांशिक रोग जो हमारे हैं, हेरिडिटरी रोग, तो आनुवांशिक रोग तो कैसे हो, K9 से टोनिफिकेशन से ठीक होगा। K9 किडनी का पॉइंट है। किडनी हम लोग जानते हैं कि किडनी जो है ये ईश्वर से मिलती है, माता पिता से मिलती है और पूर्व जन्म से मिलती है, तो इसलिए ये इसको हम लोग यूज करते हैं। सडन डिजीज, एकाएक अचानक हो रहा रोग क्या है, सिरदर्द एकाएक मान लीजिए हो गया, तो उसको ST40 सेडेशन से ठीक होना होगा, वो उसको करेंगे तो ठीक हो जाएगा। गला अचानक अवरुद्ध हो गया, आवाज चली गई, ऑक्लूजन ऑफ थ्रोट कहलाता है, विद सडन लॉस ऑफ वॉइस, तो ये भी ST40 से देखिए, ST40 से सेडेशन वहां है, यहाँ भी ST40 सेडेशन से ठीक हुआ। फिर सडन ऑनसेट ऑफ कन्वर्जन, अचानक जो है आपका कन्वर्जन हुआ, थोड़ा सा पैटर्न टाइप की, तो जब होगा तो ST42 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सडन शिफ्ट फ्रॉम हीट टू कोल्ड, अब गर्मी से थे अचानक ठंडक में आ गए, तो उसके लिए ST42 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, 25 के लिए यहाँ पर सिलेक्शन है। सडन ऑनसेट ऑफ कन्वर्जन तो ST42 सिलेक्शन है और यहाँ टोनिफिकेशन है। सडन शिफ्ट फ्रॉम हीट टू कोल्ड, गर्मी में थे अब अचानक AC में चले गए, तो ये आपको ST42 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, इसको टोन। सडन ऑकरेंस ऑफ ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग, अचानक आपको सांस में थोड़ा सा रुकावट होने लगी है, श्वसन क्रिया बाधित हो गई है, ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग हो गई, मतलब कहीं रुकावट हो रही है, तो LU3 को सिडेट कर दीजिए, श्वसन क्रिया ठीक हो जाएगी। सडन ऑकरेंस ऑफ टुमेसीन ऑफ फेस, जब चेहरे पर सूजन अचानक आ जाएगी, तो ये GV26 आपका पॉइंट है, गवर्निंग वेसल का 26 पॉइंट है, ये यहीं पर, यहाँ पर तो 26 नीचे है और ये पॉइंट यहाँ पर नाक के ऊपर जस्ट पर यहाँ पर माना जाता है, GV26 है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये मान रहे होंगे कि अचानक एनर्जी बढ़ी हुई है, तो उस एनर्जी को सिलेक्ट करना है। गवर्निंग वेसल का 26 पॉइंट ये इमरजेंसी पॉइंट है, तो अगर कभी बेहोश हो रहा तो 26 को GV26 को टोन कर देंगे, और यहाँ पर अचानक सूजन आ गई, इसका मतलब अचानक एनर्जी बढ़ गई है, तो इसको सिलेक्ट कर देंगे। एक्यूट माने एक्यूट डिजीज का चाइनीज में कहा गया है, एक्यूट और क्रॉनिक दो शब्द यूज किए गए हैं। एक्यूट माने तत्काल जो आनी, अभी आई, ऑनसेट किसका हुआ, तुरंत, जैसे झंझावात आया, फिर वो धीरे धीरे क्रॉनिक डिजीज माने धीरे धीरे जब कई साल की हो गई तो क्रॉनिक डिजीज में परिवर्तित होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अगर उसकी भाषा में बोले तो यांग टाइप की डिजीज एक्यूट होगी, और जो इन टाइप की डिजीज होगी वो हमारी क्रॉनिक होगी। तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल का उग्र प्रदाह, जैसे तुरंत आएगा भोजन को निकलना मुश्किल होगा। आप देखते होंगे कि जब हवा चलती, बड़ा झंझावात आए, मतलब हवा बहुत तेजी चलेगी, तो अचानक पूरी एनर्जी विंड की बहुत बढ़ जाती है, तो फिर ये इसको बोलते हैं कि तुरंत ही
आइटिस के रूप में आई है, उग्र प्रदाह के रूप में। कोई भी एनर्जी है जो बहुत आएगी, बहुत तेजी से आएगी, तो सब सारे चीज को तोड़ फोड़ कर देगी। वही वैसे ही है कि टॉन्सिलाइटिस जब होगा तो भोजन को निगलना मुश्किल होगा, गले में खूब दर्द हो जाएगा। तो LI7 सिडेशन सिंगल पॉइंट है, LI7 सिडेशन से ये ठीक हो सकता है। एक्यूट स्टोमेटाइटिस, उग्र मुख प्रदाह, मतलब मुख से ही आपका स्टमक का जो है यहीं से शुरुआत होती है, तो एक्यूट स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। ये जब होगा तो मुख के अंदर यहीं पर होगा, यहीं पर मुख खोलना जीभ निकालना मुश्किल होगा। तो LI7 सिडेशन वही पॉइंट देखिए, LI7 सिडेशन। एक्यूट डायरिया, तो उग्र डायरिया हो गया तब LI7 को टोन करेंगे, डायरिया में है LI7 को टोन करेंगे। एक्सट्रीम डिजीज, एक्सट्रीम डिजीज, एक्सट्रीम एक्साइटेशन एंड रीविंग, किसी को जब होगी अचानक बहुत अधिक तुरंत ही एक्साइटेशन हो गया, तो ये ST42 आमाशय का सोर्स पॉइंट जो है उसको सिडेट करेंगे। ST42 आमाशय का है, स्टमक का है। एक्सट्रीम वीकनेस, तो ऑफ फीट, पैरों में अचानक आपको लगे कि बहुत जो है शक्ति खत्म हो गई है, तो ST42 को टोन कर देंगे सिंगल पॉइंट के रूप में। मुट्ठी बंद नहीं कर पाना, इनएबिलिटी टू फॉर्म फिंगर इनटू फिस्ट, अच्छा मुट्ठी बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो विंड हीट, इसको कारण विंड हीट बताया गया है। विंड ह्यूमिडिटी से ज्यादा होगा तो LU6 को सिडेशन से, विंड हीट की वजह से होता है LU6 सिडेशन। इनेबिलिटी टू बेंड और स्ट्रेच एल्बो, नहीं अगर फैला पा रहे हैं एल्बो को, तो ये LU6 सिडेशन से ठीक होगा। हैंड को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, आपको हेड ऊपर नहीं उठा, तो LU6 सिडेशन से ठीक होगा। हेलुसिनेशन, जब रोगी को हो जाए, ऊट पटांग बोलने लगे, कुछ भी बोलने लगेंगे, तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। LI5 को सिडेशन से ठीक होगा। रोग LU8 को सिडेट करेंगे ऐसी दशा में। गला बंद, आवाज बंद कभी हो जाता है, हम कहते हैं कि गला बैठ गया, तो गला बंद हो जाए, आवाज बंद हो जाए, उसमें सूजन आ जाए, सांस घुटने लगे, तो LI17 को दबाने से, केवल दबाना, हल्का हल्का प्रेस करना है। LI17 पॉइंट, ये पॉइंट बताया हुआ है ब्योल चार्ट में, ब्योल में कहाँ पर होगा, हथेली में। नाक बंद हो जाए, सांस नाक से नहीं जा पाए, तो LI20 दाएं बाएं दोनों को दबाएं। इससे LI20 के पॉइंट जो है यहीं पर है, नाक पर है, ये पॉइंट है, तो इधर भी है, करें इधर भी दबाइए, इधर भी दबाइए, दोनों की तरफ दबाइए, हल्के से नाक खुल जाएगी, हल्के हल्के प्रेस करना है। यूटीआई, यूटीआई बहुत होता है, स्पेशली ह्यूमिड हीट। ह्यूमिड हीट का मतलब होता है इन्फेक्शन। चाइनीज सिस्टम में या हमारे एक्यूप्रेशर सिस्टम में जो ह्यूमिड हीट कहा जाता है, वो मॉडर्न साइंस में उसको हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं। तो अगर ह्यूमिड हीट यूरिनरी ब्लैडर में होगी तो यूटीआई कहलाएगी, यूटीआई हो जाएगी उससे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसमें जो है CV3 सेडेशन से ठीक हो, ये कारण उसमें लक्षण बहुत आते हैं कि पेशाब में रुकावट हो जाएगी, जलन हो जाएगी, पेशाब करने में दर्द होगा, और ये बहुत काफी दिनों तक चलती है। तो CV3 का सिडेशन पॉइंट है, ठीक है, ये इसमें करिए। CV3 का फ्रंट शू पॉइंट है यूबी का, इसलिए उसको फ्रंट शू पॉइंट है यूबी का, तो CV3 को सिलेक्ट कर दीजिए, तो उससे आपको ठीक होगा, आराम मिलेगा। इसमें यूटीआई में स्पेशली लेडीज को जब भी कभी हो, तो उसमें जब आप टेस्ट कराते हैं तो बहुत से कारणों में कभी कभी पेशाब का जो यूरिन का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक होने का मतलब कि वो एल्कलाइन हो रहा है,
तो भी ये नुकसानदेह है, उसको एसिडिक होना चाहिए। 6 उसको 7 से 6 की ओर होना चाहिए। फियर एट नाइट, इन और ब्लड जब घट जाता है, देखिए जो ये जो उसको बोलते हैं हम लोग मेटाफिजिकल, तो मेटाफिजिकल फियर एट नाइट, कोई चीज नहीं है आपको फियर लग रहा है, तो ये इन और ब्लड, इन और ब्लड, ब्लड भी इन है, इन टाइप है, इन तो इन ही है, तो इन और ब्लड जब घटेगा तो चिंतित अशांत रहेगा। फियर एट नाइट स्कैंटी पीरियड, ये भी दोनों, फियर एट नाइट और स्कैंटी पीरियड ये भी होगा। CV4 का टोनिफिकेशन है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। CV4 इज द फ्रंट शू पॉइंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्टिंग वेसल CV स्प्लीन के साथ, लीवर के साथ, किडनी के साथ, तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है CV4, बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो CV4 को टोनिफिकेशन से ये ठीक होता है। CV4 का बिल्कुल पॉइंट बहुत बढ़िया दिया हुआ है, जहाँ ये हार्ट लाइन कहलाती है क्या, ये हार्ट लाइन वाले में जो है उसी में बस टिप पर और दोनों उंगलियों के बीच में बढ़िया पॉइंट है, और यहाँ पर CV4 को टोनिफिकेशन। नाइटफॉल ये नॉर्मली मेल्स की होती है, स्पर्म जो है उसका वो है, स्पर्म क्या पूरा वो जो है निकलने लगते हैं वो, तो कारण कुछ भी हो, तो वो इनकी डिफिशियंसी बता रहे हैं कि ये मेल में होता है, इनकी डिफिशियंसी होगी तो नाइटफॉल होने लगेगा, तो उसमें पेशाब रोगी रोक नहीं पाता है। और तो CV1 का टोनिफिकेशन, CV1 पॉइंट बिल्कुल उसी टिप पर है, आप देखिए, तो आप करस्पॉन्डेंस में आप देखिए तो ये सब पॉइंट गोनेडल पॉइंट है, तो इसलिए वहां पर CV1 का टोनिफिकेशन पॉइंट है, उसी जगह होता है। CV1 पॉइंट जो है मेल जो यूरिन और एनस वो दोनों के बीच में स्थित होता है, इसलिए इसकी अहमियत इन्हीं सब गोनेडल ट्रीटमेंट में इसकी है। ल्यूकोरिया, ह्यूमिड हीट जब बढ़ जाएगी तो जेनाइटल एरिया में बढ़ेगी, तो ल्यूकोरिया ये सब होगा वेजिनल वगैरह में, और मेल में भी आपको टेस्टिस में भी प्रॉब्लम होगी। तो CV1 का सिडेशन, ह्यूमिड हीट बढ़ी है तो सिडेशन, एनर्जी, ह्यूमिड हीट माने एनर्जी बढ़ी हुई है, उसमें CV1 सिडेशन। एसाइड्स, एसाइड्स हमारे जो है इसको जलोदर बोलते हैं, मतलब पेट में जल भर जाता है, तो डैम्पनेस, फ्लेम, एडिमा हो जाते हैं, और एसाइड्स भी। अब डैम्पनेस माने डैम्प मतलब नमी बढ़ी हुई है, फ्लेम कफ भी बढ़ा हुआ है, एडिमा सूजन बढ़ी हुई है, तो CV9 सेडेशन एक बढ़िया पॉइंट है, और ये कंसेप्शन में 9 पॉइंट है, ये उपचार से ठीक हो जाता है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। फ्लैसिड टाइप का लगवा और डायरिया, कोलैप्स ऑफ यांग जो होता है तो फ्लैसिड टाइप का, लुंज पुंज टाइप का थोड़ा सा हल्का लकवा जो है आपको वो ऐसा भी, एक तो होता है कि रिजिड हो जाता है और एक फ्लैसिड हो जाता है, तो फ्लैसिड टाइप का लकवा होने लगा। क्रोनिक डायरिया विद स्प्लिन यांग डिफिशियंसी, इसमें है स्प्लिन यांग डिफिशियंसी के कारण ये हुआ। तो CV8 पर नाभि में नमक डालकर सेकने से, नाभि में नमक डाल दिए, उसको हल्के से कोई पुलटिस लेकर के उसको सेक दीजिए, सेकने से टच हल्के से करा दीजिए, तो ना ये खेमका सर ने लिखा हुआ है। ये मोक्सा वर्चुअली क्या है, ये जो चाइनीज में मोक्सा ऑक्सा कराते हैं उसी के आधार पर ये ट्रीटमेंट दिया गया है कि हम लोग यहाँ नमक डाल के, कुछ लोग उसको सेकते हैं अदरक वगैरह से, तो नाक में नमक डालकर सेकने से भी ये हो जाता है, सेकने से। तो मोक्सा CV8 पर मोक्सा करने से यांग इज रेस्क्यू। वेजिनल डिस्चार्ज में लोअर वार्बर में डैम्पनेस जब बढ़ जाती, पेशाब में तकलीफ हो जाती, तो लोअर वार्मर हम लोग समझ रहे हैं ट्रिपल वार्मर का नीचे वाला पॉइंट, नाभि से नीचे जो है वो लोअर वार्मर है, और वो कंट्रोल कर रहा है कि नीचे के जितने ऑर्गन से ये भी कर रहा है, किडनी किडनी उससे सपोर्ट में है, और एनर्जी तो सभी ले रहे हैं किडनी से ही, तो उसमें डैम्पनेस जब बढ़ेगी तो पेशाब में तकलीफ होगी, क्योंकि तब ह्यूमिड हीट की तरफ बढ़ने लगेगा, डैम्पनेस बढ़ेगी तो गर्मी सर्दी दोनों होंगे। तो वेजिनल डिस्चार्ज और लूज स्टोर विद म्यूकस, तो CV6 का एनर्जी पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है,
इसको टोनिफिकेशन से ठीक होगा। बाय टोनिफिकेशन, टोनिफाइंग की इन द लोअर वार्मर, CV6 promotes transformation of dampness causing urinary difficulty। तो वो जो है ट्रांसफॉर्म करता है वेजिनल डिस्चार्ज और लूज स्टूल विद म्यूकस, तो इसको वो करता है। तो टोनिफाइंग की, ये की बढ़ती है। CV6 जो है ऊर्जा का सागर के रूप में मशहूर है। डकारे बम्बन मिचली, डकारे मिचली बम्बन हिचकी उपद्रवी ऊर्जा ये सब करवाते हैं। उल्टा कंट्रावेक्शन है ना, स्टमक की एनर्जी जो है नीचे की ओर जानी चाहिए, लेकिन अगर स्टमक की एनर्जी कंट्रावेक्शन माने, अब कंट्रावेक्शन चाइनीज सिस्टम का वो मतलब एक्यूप्रेशर का पार्ट है। कंट्रावेक्शन माने होता है कि वो अपनी जो उसका मार्ग है उस मार्ग से डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाए। उसका मार्ग नीचे है तो उसका मार्ग ऊपर हो जाए, वो उसका मार्ग ऊपर जाकर के मान लीजिए 40 डिग्री पर होना है तो उसका जाकर के 80 डिग्री पर हो जाए। ये सब कंट्रावेक्शन की श्रेणी में आएंगे। तो कंट्रावेक्शन ऑफ स्टमक की, स्टमक की का कंट्रावेक्शन है तो उससे क्या हुआ, हिचकी होगी, मिचली होगी। एक दो डकार नॉर्मल है, लेकिन अगर डकारें अधिक आ रही है, मिचली अधिक बमन आ रही, हिचकी आ रही है, तो ये सब आपका कंट्रावेक्शन ऑफ स्टमक की है। तो CV13 को सेडेशन से ठीक होगी। CV13, अब देखिए बहुत बढ़िया, CV13 द बेस्ट पॉइंट टू सबड्यू रेबेलियस स्टमक की, दैट इज द स्टमक की ascending causing such symptoms as hiccup, belching, nausea, vomiting and a feeling of fullness in the upper epigastrium, ऊपर वाले भाग में। CV13 controls the upper epigastrium, CV12 controls the middle, और CV13 ऊपर के लिए है। देखिए स्टमक की जो CV कंसेप्शन वेसल मेरिडियन नीचे से आ रही है ना, नीचे से आ रही है ऊपर की ओर जा रही है, तो 13 ऊपर है, तो 13 ऊपर कंट्रोल अपर एपिगेस्ट्रियम, जो ऊपर का भाग है स्टमक का ऊपर। CV12 क्या है, मिडिल एपिगेस्ट्रियम, उसको कर रही है। CV10 और नीचे लोअर एपिगेस्ट्रियम को। तो इसलिए CV13 का पॉइंट जो है ये एसोफेगस, दे कंट्रोल द एसोफेगस फंडस, अपर पार्ट। फंडस को जान रहे हैं, एसोफेगस से आई और फिर फंडस में आई, और फंडस जो है आपका स्टमक का जो पार्ट है ऊपर का पार्ट है, तो वहां पर, और इसोफेगस हम समझ रहे हैं कि जो हमारी भोजन नली है उससे आई, और वो फंडस ऊपर का पार्ट है, तो वहां पर जो वो ऊपर का CV13 हुआ। फिर CV12 स्टमक की बॉडी, बीच में जो होती है वो बॉडी है स्टमक की, तो वहां CV12 हुआ। और पाइलोरस जब से लास्ट में निकलने वाला जहां से हुआ, जहां से हमारा भोजन बिल्कुल चढ़ने के बाद बिल्कुल अब वो सेमी लिक्विड फॉर्म में, और उसमें उसका पीएच उसमें लगभग 1.2 से लेकर 2 तक हुआ है, तो उस समय वो निकल रहा है, तो वो पाइलोरस लास्ट में होता है और वहां से डुगन में होता है। तो CV10 पॉइंट है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा। CV13 ऊपर के लिए, CV12 बीच के लिए, CV10 नीचे के लिए। रिडक्शन ऑफ फूड, भोजन एपिगैस्ट्रियम में जब रुक जाता, आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता, रिटेंशन ऑफ फूड ये कहलाता। तो CV10 सेडेशन ठीक हो जाता। क्यों, देखिए CV10 क्या, कंट्रोल द पाइलोरस, पाइलोरस से उसको निकलना है। भोजन को अल्टीमेटली चढ़ने के बाद जब वो काइल फॉर्म में हो गया, तो उस फॉर्म से उसको निकलना है, कहां से, पाइलोरस से निकलना है। तो अब वो जा नहीं पा रहा, आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो CV10 को सिलेक्ट कर दीजिए, तो ये मार्ग जो है आपका आगे की तरफ खुल जाएगा, निकल जाएगा। CV10 is a powerful point to promote the passage of food from stomach to the intestine and removes obstruction। तो CV10 जो है पाइलोरस में एक आपका वाल्व है, वो वाल्व आपको तभी होगा जब आप काइंड बन जाएगा, जब आप ऐसा है सॉलिड फॉर्म में नहीं निकल पाएगा, वो सेमी सॉलिड होगा तभी निकल पाएगा, लिक्विड फॉर्म में अल्टीमेटली, तो वो तभी खुलेगा। तो ये अगर उसको वहां से बढ़ नहीं पा रहा, तो इसको CV10 को आप कर देंगे तो रास्ता खुल गया और आगे बढ़ जाएगा। पैरालिसिस विद एफेजिया, तो अगर पैरालिसिस भी हो गया और वाचाघात मतलब बात बोल नहीं पा रहा आदमी, तो भी तो प्रॉब्लम है, तभी तो प्रॉब्लम है। ये दोनों ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि CV23 सिडेशन या एफेजिया होगा,
स्लर्ड स्पीच मतलब आपको बोलने में थोड़ा सा परेशानी, हिचक रहे हैं, रुक जा रहे हैं, रुकावट हो रही है, तो ये है CV23 sedation. This point is used for aphasia or slurred speech following wind stroke. It also treats nodules in the vocal cord. पैरालिसिस ऑफ माउथ, एक्सटर्नल विंड का अटैक। अब एक्सटर्नल विंड माने बाहरी विंड है, उसका अटैक चेहरे हो जाता तो चेहरे का लकवा, जो कभी यही कहते हैं कि एक्सटर्नल विंड है, इसी की वजह से लकवा होता है। तो पैरालिसिस ऑफ माउथ जो होगा, तो वही पैरालिसिस में जिसको उसी लकवा बोलेंगे, तो CV24 सेडेशन से ये ठीक हो जाता। तो यार ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, पैरालिसिस ऑफ माउथ के लिए CV24 भी आएगा तो यहीं पर चेहरे पर ही आएगा ना, इसलिए CV24 में देखिए आपको करस्पॉन्डेंस में दिखाया हुआ है। तो आपका ये इस भाग के बाद जो है गले तक का भाग नीचे का भाग है, और गले के बाद आपका ये भाग है, तो यहाँ यहीं पर आपका 24 यहीं पर आपका आएगा, थोड़ी के पास आएगा, तो CV24 सेडेशन से ठीक हो जाएगा। कफ, क्योंकि एनर्जी बढ़ी हुई है, सेडेशन इसलिए कि एक्सटर्नल विंड का अटैक हुआ है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास आइटिस वाली स्थिति है, अटैक हुआ है ना, तो एनर्जी बढ़ गई है, तो CV24 को सिडेट कर दिया हमने। कफ अस्थमा, विंड हीट का अटैक। अब विंड में दोनों होता है, विंड में हीट भी होती है और विंड में कोल्ड भी होती है। तो वायु अपने अकेले कभी कभी गर्म होती है, कभी ठंडी होती है। तो विंड हीट का अटैक, गर्मियों में विंड हीट का अटैक लंग्स पर होगा तो कफ होगा, अस्थमा होगा। तो प्रारंभ में पहले क्या होगा, पहले एक्यूट होगा, शुरुआत में एक्यूट होगा, फिर क्रॉनिक हो जाएगा। तो इसको जो है CV22, तो प्रारंभ में एक्यूट CV22 सिडेशन से ठीक होगा। अगर आपने इसी समय ट्रीट कर लिया तो CV22 सिडेशन से। इचिंग ऑन एब्डोमेन, व्हेन देयर इज इचिंग ऑन द एब्डोमेन, इचिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, डिफिशियंसी ऑफ CV15, इट इंडिकेट्स डिफिशियंसी ऑफ CV15। CV15 इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट। तो CV15 जो है आपका लियो कनेक्शन पॉइंट है, तो वहां पर आपका उसको टोनिफिकेशन करेंगे तो ठीक हो जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ CV15 में डिफिशियंसी बता रही है, तो डिफिशियंसी के लिए हमको CV15 को टोन कर देंगे, तो इचिंग ठीक हो जाएगी। पेट भी आप नोट कर लीजिए, कभी कभी लोग बोलते हैं कि एब्डोमेन में इचिंग बहुत हो रही है, तो इसमें CV15 उसका पॉइंट है। पेन एब्डोमेन, व्हेन देयर इज पेन इन द एब्डोमेन इट इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ CV15। देखिए यहाँ तो इचिंग है, इचिंग तो मतलब है कि आपका कम है, डिफिशियंसी है, और पेन अगर है तो एक्सेस कह रहा है, तो इसको CV15 को सिडेशन। पेन और इचिंग में अंतर, शुरू में इचिंग हो, मान लीजिए इचिंग है तो आप फोन करेंगे, और आपका पेन है तो पेन माने एनर्जी बढ़ी हुई है, उसको उठा दें। सीवियर एंजाइटी, इनकी डिफिशियंसी जब मान लीजिए इन कम हो गया तो अशांत मन हो जाएगा, तो क्या होगा, एंजाइटी बहुत बढ़ जाएगी, वरी हो जाएगी, चिंताएं बढ़ जाएंगी, इमोशनल अपसेट्स, फियर्स और ऑब्सेशन हो जाता है। CV15 को टोन कर लें। CV15 is the Leo connecting point of conception vessel and is also organ source point of the 5 in organs. CV15 point है conception, Leo connecting point of conception vessel का है, तो यानी एनर्जी जीवी और कंसेप्शन वेसल में ट्रांसफर होती है। It is a very powerful point to calm the mind. This point nourishes all in organs and it calms the mind. This powerful point to calm the severe anxiety, worry, emotional upsets. कोई भी मतलब यानी लियो कनेक्शन पॉइंट ऑफ कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का, तो कंसेप्शन वेसल मेरिडियन इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल इन मेरिडियंस। तो अब इसका जो लियो कंट्री पॉइंट है, वो कह रहे हैं पावरफुल पॉइंट है, काम द माइंड। मन अशांत हो तो CV15 को फोन कर लीजिए, ये बहुत बार होता है, इसको जरूर यूज करिए। फिर 51 क्या है, बूढ़ों कब्ज। व्यक्ति जब एजिंग फैक्टर में क्या होगा कि जो आपकी एनर्जी है वो घटने लगती है, तो
स्टूल पास करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो जब क्षमता घटने लगेगी तो कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी आएगी तो कठिन कम हो जाएगा, तो नेचुरली मल निकल नहीं पाएगा स्टूल। तो शौच के बाद अब शौच हो जाएगा तो भी कमजोरी आ जाएगी। तो इसलिए इस वाले पॉइंट को करने के लिए हमको LU7 को लार्ज इंटेस्टाइन में ऊर्जा घट गई है तो LU7 का टोनिफिकेशन, तो इस वाले पॉइंट हम लोग जो कभी बोलते हैं कि ये जो है जो कब्ज है वो स्पेशली इसको कहा गया है कि ये ओल्ड एज में या एजिंग फैक्टर में जब एजिंग प्रोसेस हो तभी ये LU7 को टोनिफिकेशन होगा। तो हमको कभी कभी देखना है कि हमारी एनर्जी यंग को है तो वहां तो एनर्जी बढ़ी होगी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ एनर्जी वहां पर एनर्जी बढ़ी होगी तो अगर हीट बहुत होगी, अगर मान लीजिए कहीं बॉडी में हीट अधिक हो तो भी तो क्या होगा, तो भी स्टूल क्या होगा, सूख जाएगा, तो भी पास नहीं हो पाएगा, तो कब्जियत तभी हो जाएगी। लेकिन यहाँ दूसरी बात है, यहाँ जो है LU7 को टोनिफिकेशन इसलिए हो क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में ऊर्जा घटी हुई है, तो LU7 को आपने टोन किया हुआ है। LU7 और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों क्या है, पेयर ऑर्गन है। LU7 provides the key necessary for the act of defecation. If the lungs key is deficient, the chronic constipation arises in old people. ये उसका कंसेप्ट है। तो ये एनर्जी देती है, एनर्जी देने का काम मूलतः लंग्स का है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है एक्यूप्रेशर में कि जब पहले एनर्जी बनाने का काम है, जब जन्म आपका नहीं हुआ है तो जन्म के पूर्व किडनी में कहां से आई, माँ बाप से आई, और कहां से आई, ईश्वर ने दिया, और कहां से आई, हमको पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है, हमारे जो कर्म है, गुण सद्गुण सत्कर्म जो है, इन सब के आधार पर जो आई एनर्जी, इन एनर्जी कॉम्बिनेशन आया, वो आया किडनी में। तो पहली एनर्जी ये हो गई, इसको प्रीनेटल एनर्जी हम लोग बोलते हैं। तो प्रीनेटल एनर्जी इज गिवन इन किडनीज। किडनी का पॉइंट है GB4 या 5.5 के पास, वहां पर उन्होंने रख दिया, जहां पर कि नॉर्मली मदर्स अपने बच्चों को जब दूध पिलाती है तो जो जहां पर हाथ फेरती है वो मोर और लेस वही पॉइंट है। अब ये तो किडनी के हो गए। जब आपने जन्म ले लिया, अब आपको पोस्ट नेटल, प्रीनेटल माने जन्म, पहले जन्म के पूर्व, और पोस्ट नेटल माने कि जन्म जब हो गया तब। तो वो कहाँ एनर्जी देगा, पहले पृथ्वी है तो पृथ्वी तत्व तो देता है, पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी में क्या है, आपका वायु है, पृथ्वी में आपका क्या है, जल है, पृथ्वी में आपके पास भोजन है, पृथ्वी में आपके पास वनस्पतियां हैं, यही सब तो मिलता है, दूध मिठाई जो भी मिलना है यही मिलना है। तो अल्टीमेटली ये एनर्जी जो है पोस्ट नेटल एनर्जी कहलाती है, इसको पोस्ट हेवन एनर्जी बोलते हैं। तो ये एनर्जी कौन देता है, स्प्लीन देती है, स्प्लीन और स्टमक दोनों है, तो ये दोनों मिलकर के देती है। अब कहाँ देते हैं, स्प्लीन भिजवाती है लंग्स को, तो लंग्स में जब एनर्जी गई तो लंग्स ने और हार्ट ने मिलकर दो काम किए। लंग्स ने कहा कि एक एनर्जी बनाई उसने, गैदरिंग, उसको नाम कोई भी ले लीजिए, गैदरिंग की हो गई, तो उसने उस एनर्जी बनाई, और ब्लड ने क्या, वो हार्ट ने क्या किया, उसी से ब्लड बना दिया, तो ब्लड में चली गई एनर्जी, अलग अलग एनर्जी फॉर्म है। ये जो लंग्स ने एनर्जी दिया तो ये एनर्जी और प्लस लिक्विड जो तरल है, तो दोनों नीचे उसने भेज दिया, और सारे आपके पोर्स भेज दिया, आपके सारे रोम छिद्रों में भेज दिया, सारे शरीर में छितरा दिया, नीचे भेजा। नीचे किडनी है, किडनी ने क्या किया, किडनी की अपनी एनर्जी है, तो किडनी ने उस जो लंग्स की एनर्जी थे, किडनी के पास अपनी एनर्जी है, सब कुछ है पहले से, प्रीनेटल है। लेकिन अब ऊपर की एनर्जी उसको चाहिए ना हर दिन काम करने के लिए, उससे काम बनेगा नहीं, वो इनकी सबकी सहायता से बनाएगी एनर्जी, तो ऊपर आई और उसको भी एनर्जी की आवश्यकता है, तो उसने एनर्जी को रिसीव किया, जितनी आवश्यक मात्रा थी उसको रिसीव कर लिया, फिर जो आवश्यक मात्रा नहीं थी उसको ऊपर भेज दिया। जो किडनी ने प्राप्त किया वो ऊर्जा 3 जगह नीचे चली गई, अपनी जगह चली गई, कहाँ चली गई, यूबी में चली गई, किडनी खुद चाहिए, यूबी को चाहिए, ट्रिपल वार्मर को चाहिए, नीचे सब, नीचे जो ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है, यूट्रस को चाहिए, सारे जितने हैं ऑर्गन से नीचे के जितने ऑर्गन है उनको चाहिए, एलआई को चाहिए,
एसआई को चाहिए। इन सब का एनर्जी देने काम कौन करेगा? किडनी करेगी। तो ये वाली ऊर्जा। अब मान लीजिए ये किडनी खुद ही परेशान है, तो ये उस चीज को रोक ही नहीं पाएगी, रिसीव नहीं कर पाएगी। तो रिसीव नहीं कर पाएगी तो एनर्जी ऊपर फिर चली जाएगी वापस, और जाकर वहां आपके चेस्ट में कंजेशन हो जाएगा। तो चेस्ट में कंजेशन दो कारणों से हो सकता है, या तो लंग्स अपनी एनर्जी भेज ही ना पाए नीचे, तो भी आपको चेस्ट कंजेशन हो जाएगा, और या किडनी कमजोर हो और ये उसको रिसीव ही नहीं कर पाए, तो ऊपर जाएगी, ऊपर कंजेशन हो जाएगी। अब किडनी ने प्राप्त कर लिया, तो किडनी जितने भी नीचे के ऑर्गन हैं उन सबको ऊर्जा देती है। किडनी इन और किडनी यांग दो फैक्टर है उसके। इन माने स्ट्रक्चर और यांग माने फंक्शन। मोटा मोटी, ऐसा नहीं, बहुत ब्रीफ में ऐसा नहीं कह सकते यांग जो है, यांग एक कंसेप्ट है। तो यांग माने फंक्शन और स्ट्रक्चर हमने कहा इन को। अब किडनी इन ने दिया अपनी एनर्जी, तो किडनी इन ने अपनी एनर्जी सबको दिया, जितने भी है। लीवर वो किडनी लीवर को भी दिया, लीवर को केवल किडनी यांग ने ऊर्जा नहीं दिया, और स्प्लीन को केवल किडनी इन ने ऊर्जा नहीं दिया बस। यानी किडनी इन से ऊर्जा नहीं लेती है स्प्लीन, और किडनी यांग से ऊर्जा नहीं लेता है लीवर, और सारे ऑर्गन्स को ये किडनी इन किडनी यांग सारे ऑर्गन्स को ऊर्जा देते हैं। सब शेष जितने भी आप ऑर्गन पढ़े हैं आपने, उन सबको देते हैं। बस केवल यही दो फैक्टर हैं कि किडनी इन से ऊर्जा आपको स्प्लीन इन को नहीं मिलती, और किडनी यांग से ऊर्जा लीवर यांग को नहीं मिलता बस। तो अब ये ऊर्जा सब जगह जानी है, यूबी में जानी है, यूट्रस में जानी है, जितने भी ऑर्गन एलआई एसआई सब में जानी है। अब जिसको जिसको ऊर्जा नहीं मिली, किडनी कमजोर तो आपका एलआई कमजोर, किडनी कमजोर तो आपका यूबी कमजोर, किडनी कमजोर तो यूट्रस कमजोर, किडनी कमजोर तो सारे जितने ऑर्गन है, टेस्टिकल सारे जो टेस्टिकल्स में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सब सारी चीजें कमजोर हो जाएगी। स्प्लीन भी कमजोर हो जाएगी। किडनी यांग स्प्लीन यांग को दे रही है, अब स्प्लीन यांग को नहीं ऊर्जा मिली तो स्प्लीन यांग काम ऊपर भेजना था, फंक्शन में ऊपर भेजना था, भेज ही नहीं पाएंगे, डायरिया हो जाएगी। किडनी कम स्प्लीन कमजोर हो गई, अगर स्प्लीन कमजोर हो गई तो लीवर तो अपना हमेशा बड़ा तेजतर्रार है, सेनापति है। तो स्प्लीन जहां कमजोर हुई, स्टमक कमजोर हुआ, एलआई कमजोर हो गई, इसने ये अटैक करना शुरू कर दिया। ये आपका बड़ा ऑर्गन है और शक्तिशाली ऑर्गन है, तो ये क्या करता है, ये अटैक करना शुरू कर देगा। और ये इसका वुड है, इसका पॉइंट। तो वुड माने दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह जाता है, तो इसकी एनर्जी दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह जाती है। ऊपर जाएगा तो ये अपनी ऊर्जा में चली गई तो हार्ट तक जाना है, और ये कंट्रावेक्शन क्या मतलब, कंट्रावेक्शन भी कि अपनी सीमा से ऊपर उठ जाना, तो भी कंट्रावेक्शन है। जहां तक जाना था वहां के आगे बढ़ गया तो भी कंट्रावेक्शन है, तो आपको हार्ट में पेन कर देगा। और ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आपका ये बगल में टेम्पोरल पेन शुरू हो जाएगा, और ऊपर जाएगा सर दर्द करा देगा। सामने जाएगा तो स्टमक को, तो वहां भी स्टमक की एनर्जी जो है नीचे न जाने ऊपर जाने लगेगा, तो वो भी नॉजिया वोमिटिंग को शुरू कर देगा। स्प्लीन चलेगा, स्प्लीन को अटैक कर देगा तो डायरिया हो जाएगी। एलआई को कर देगा तो वो भी अपना काम नहीं कर पाएगी, तो भी लूज मोशन की उधर बढ़ जाएगी। ये लीवर के फंक्शन मोटा मोटी के रूप में ये है। तो हमको एक रूप में समग्र रूप से पूरा इतिहास समझना है, और ये इतिहास नहीं मतलब मेरा कहना है कि लिखित में जो लिखा हुआ है उसको समझना है और उसको आत्मसात करना है। ये समझ जाना है कि फंक्शन कैसे है, और हमको फंक्शन हो तो हमको दृष्टि आनी चाहिए कि फिर जो सिम्टम है उनके आधार पर हम देख करके और रोगों का निदान कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी 51 ये पॉइंट नंबर हमारा है, 51 पॉइंट है, हम लोग यहीं पर रोकते हैं अपने को। फिर हम लोग कल फिर से इस पर चर्चा करेंगे। और
और हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि हम लोग अपने ज्ञान को इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि मूल हमारा जो है, हमारे कामों के उद्देश्य कई हो सकते हैं। जैसे आप जब कभी परिवार में हैं, आप हैं, तो उस परिवार में रहते हुए आप पिता हैं, तो आपका काम रक्षा करना है। आपका काम है उनको जीवन मूल्यों के प्रति जवाबदेह बनाना, कि जीवन मूल्य ये होते हैं, उनको सिखाना, समझाना। भविष्य में जो संकट आते हैं या जो सांसारिक जीवन के संकट होते हैं, उन संकटों से परिचित कराना, उनको एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उनको स्थापित कराना, यानी उनको ऐसा उनकी अपब्रिंगिंग होना चाहिए, जिसको लालन पालन पोषण जिसको कहता है, उस तरह कराना कि वो बढ़िया काम कर सके, अच्छे नागरिक के रूप में बने, अच्छे व्यक्ति के रूप में बने। मतलब सारे सद्गुण सारे जो होते हैं, दया, माया, ममता, सारे जितने सब सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए व्यक्ति में, क्योंकि ये धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शौच, इंद्रिय निग्रह और धीर, विद्या, सत्य, मक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षण। तो धर्म ये नहीं कि धर्म का रूप यही नहीं, धर्म का आदर्श रूप जो है यही सब है। तो इनको अगर मानवता की सेवा नहीं कर सकते हैं तो मूलतः मानव नहीं है। तो अब इसको करने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाना है ताकि मानवता की सेवा कर सके। जैसे परिवार में आपकी एक भूमिका है, वैसे समाज में भूमिका आपकी होगी। अब समाज के दायित्व जो है वो समाज के दायित्व में भी है कि समाज में आपको सहायता कुछ भाव होना चाहिए, दया का कुछ भाव होना चाहिए, ममता का कुछ भाव होना चाहिए। तो ये जो है इन सब चीजों के लिए भी फिर नेचुरली आपको जीवन यापन के लिए सब कुछ आवश्यकता है, आपको भी आवश्यकता है, आप भी वो काम करना चाहिए, लेकिन मूल भावना को भूलना नहीं चाहिए। और ये मूल भावना हमको, अगर हम लोग जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं वो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान खेमका सर के रूप में, खेमका सर की जो स्मृतियां हैं उनको हम लोग याद रखें और खेमका सर के उन आदर्शों को याद रखें जो उन्होंने 3 लाइनों में दिया है, ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं।